हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग अकाउंटिंग फॉर बोनस इशू एंड राइट इशू चैप्टर का फुल कॉन्सेप्चुअल वन शॉट रिवीजन करेंगे। तो ये बेसिकली कंपनी अकाउंट्स का एक नया चैप्टर है जो न्यू सिलेबस में सीए फाउंडेशन में ऐड हुआ है। डिटेल लेक्चर ऑलरेडी मेरे चैनल पे लाइव है जिसमें हमने सारे कॉन्सेप्ट्स डिटेल में कवर करे हैं और साथ ही साथ स्टडी मटेरियल के क्वेश्चंस भी करे हैं। आप उसको चेकआउट कर सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन पे लिंक छोड़ दूंगा। चलिए फटाफट से इस रिवीजन की शुरुआत करते हैं। तो पहली बात, हम बोनस इशू की बात करेंगे सबसे पहले इसमें। तो बोनस इशू को कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट्स या कैपिटलाइजेशन ऑफ रिजर्व्स भी बोला जाता है। इसके जो लीगल प्रोविजंस है वो हैं सेक्शन नंबर 63 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 में, राइट। तो बोनस इशू का मतलब क्या होता है? बोनस इशू का मतलब होता है जब भी कोई कंपनी एडिशनल नए शेयर्स इशू कर देती है एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को, वो भी उनके शेयर होल्डिंग के प्रपोर्शन में और फ्री ऑफ कॉस्ट। बोनस का मतलब ही होता है फ्री ऑफ कॉस्ट। तो जब भी कोई कंपनी फ्री ऑफ कॉस्ट शेयर्स इशू कर देती है एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को, उसको बोलते हैं बोनस इशू। और ये जो इशू किया जाता है ये किया जाता है इन प्रपोर्शन टू द एग्जिस्टिंग होल्डिंग। तो यहाँ पे कंपनी एक बोनस का रेशियो अनाउंस करती है और उस रेशियो में नए जो बोनस शेयर्स होती है वो इशू करती है। अब कंपनीज एक्ट के तहत जो बोनस शेयर्स है, पहली बात वो इशू होते हैं एज फुल्ली पेड, यानी फुल्ली पेड बोनस शेयर्स ही इशू होते हैं। और ये इशू हो सकते हैं आउट ऑफ फ्री रिजर्व्स, आउट ऑफ सिक्योरिटीज प्रीमियम एंड आउट ऑफ कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व। फ्री रिजर्व्स का मतलब होता है ऐसे रिजर्व्स जिनको यूज किया जा सकता है फॉर डिस्ट्रीब्यूशन और एज डिविडेंड, मतलब कोई रोक टोक नहीं होती। जिन रिजर्व्स में से डिविडेंड बांटा जा सकता है ऐसे रिजर्व्स को फ्री रिजर्व्स बोलते हैं। इसकी कोई लिस्ट नहीं है हार्ड एंड फास्ट। जनरली हमारे क्वेश्चंस में जो फ्री रिजर्व्स दिखते हैं वो होते हैं या तो जनरल रिजर्व या रेवेन्यू रिजर्व, कभी कभी डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व भी दिख जाता है, और नहीं तो लास्ट जो होता है वो होता है पीएनएल का बैलेंस, जिसको हम लोग बोलते हैं सरप्लस, या इसको हम एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स भी बोल सकते हैं। तो ये सारे फ्री रिजर्व्स होते हैं। तो इन रिजर्व्स में से, इनमें से कोई भी रिजर्व में से बोनस इशू किया जा सकता है। इसके अलावा सिक्योरिटीज प्रीमियम से भी बोनस इशू किया जा सकता है, और ये आपने बचपन से पढ़ा है सेक्शन नंबर 52 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, जिसमें आप 5 यूजेस पढ़ते हो। तो उसमें वन ऑफ द यूज जो आता है निकल के वो होता है इशू ऑफ फुल्ली पेड बोनस शेयर्स, और उसी का लिंक यहाँ पे बैठ जाता है। और लास्टली होता है कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व। ये एक स्पेशल रिजर्व होता है जिसके बारे में हम रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स चैप्टर में पढ़ते हैं। तो कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व का इस ब्रह्मांड में सिर्फ एक ही यूज है, दैट इज इशू ऑफ फुल्ली पेड बोनस शेयर्स। सीआरआर कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व जो होता है ये सिर्फ फुल्ली पेड बोनस शेयर्स के लिए इशू हो सकता है, यूज हो सकता है, और किसी भी पर्पस के लिए यूज नहीं हो सकता। अच्छा, अगली बात ये क्लियरली लिखी हुई है कंपनीज एक्ट में कि जो बोनस शेयर्स है वो रीवैल्यूएशन रिजर्व में से इशू नहीं किया जा सकता। तो कई बार हो सकता है हमारे क्वेश्चन में वो रीवैल्यूएशन रिजर्व दे दे, तो आपको क्लियर होना चाहिए कि भाई रीवैल्यूएशन रिजर्व में से बोनस शेयर्स नहीं इशू किए जा सकते। तो आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया जाता है, बट आपको कभी भी बोनस शेयर्स के जो क्वेश्चन होंगे उसमें एंट्रीज में रीवैल्यूएशन रिजर्व यूज नहीं करना, राइट। अच्छा, हमने बोला था कि बोनस शेयर्स एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को उनके शेयर होल्डिंग के प्रपोर्शन में इशू किया जाता है, और मैंने आपको बताया था कि एक बोनस का रेशियो अनाउंस किया जाता है कंपनी द्वारा। तो रेशियो को पढ़ने का क्या तरीका होता है? तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर रेशियो लिखा हुआ है 2:5, इसका मतलब होता है हर एग्जिस्टिंग 5 शेयर्स के बदले शेयर होल्डर को 2 बोनस शेयर्स मिलेंगे, ये मतलब होता है। बात समझ में होगी? तो इसका मतलब अगर किसी कंपनी में टोटल नंबर ऑफ शेयर जो इशूड है वो 1 लाख है, और कंपनी कहती है कि हम 2:5 का बोनस इशू करेंगे, तो नंबर ऑफ बोनस शेयर्स कैसे निकलेंगे? 1 लाख इंटू 2/5 दैट इज 40,000 शेयर्स। तो कई बार क्योंकि क्वेश्चन में वो बोनस का रेशियो बताता है, हमें खुद से बोनस शेयर्स कैलकुलेट करने पड़ते हैं, इसलिए इसकी भी अंडरस्टैंडिंग होना, क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है, राइट। अच्छा, अब सेक्शन 63 सब सेक्शन 2 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 में कुछ कंडीशन स्पेसिफाई कर रखे हैं बोनस इशू करने के लिए, जो कंपनी को पूरे करने हैं। सारे नहीं डिस्कस करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट वाले हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। पहला है जैसे इट शुड बी ऑथराइज्ड बाय आर्टिकल्स। तो कंपनी की जो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन या एओए जो होता है उसमें ऑथराइज होना चाहिए बोनस इशू। अगला होता है ऑथराइज्ड बाय शेयर होल्डर्स इन जनरल मीटिंग। तो शेयर होल्डर्स होते हैं उनका जनरल मीटिंग में उनकी भी ऑथराइजेशन रिक्वायर होती है। उसके बाद फिर कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजन है विद रिस्पेक्ट टू डिफॉल्ट।
पहला है नो डिफॉल्ट इन पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट और प्रिंसिपल इन रिस्पेक्ट ऑफ फिक्स्ड डिपॉजिट या डेट सिक्योरिटीज। कोई भी उधारी, कोई भी लोन, कोई भी डेट पे कोई भी डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए कंपनी का, चाहे वो इंटरेस्ट की पेमेंट का डिफॉल्ट हो, चाहे वो प्रिंसिपल की रीपेमेंट का डिफॉल्ट हो, है ना। इसमें सब हो गए, जैसे लोन्स, पब्लिक डिपॉजिट, डिबेंचर, सारे टाइप के लोन्स यहाँ पे कवर हो जाते हैं। इसी प्रकार से अगला होता है नो डिफॉल्ट इन पेमेंट ऑफ स्टैट्यूटरी ड्यूज ऑफ एम्प्लॉइज। जैसे स्टैट्यूटरी ड्यूज मतलब जो किसी लॉ के अंदर किसी एम्प्लॉय के बेनिफिट के लिए कोई फंड या कुछ बनाया जाता है, जैसे एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड होता है, ग्रेच्युटी हो गई, ईएसआई हो गया। तो कंपनी द्वारा कोई भी डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए कोई भी स्टैट्यूटरी ड्यूज पे करने में ऑफ एम्प्लॉइज। ईपीएफ की कंट्रीब्यूशन हो गई, ग्रेच्युटी की कंट्रीब्यूशन हो गई, इस तरह की कोई डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो नेक्स्ट वाला है आपका कंडीशन, कि पार्टली पेड अप शेयर्स को पहले फुल्ली पेड अप शेयर्स पे कन्वर्ट करके ही फिर बोनस शेयर्स इशू किए जा सकते हैं। यानी जिन शेयर्स के बदले बोनस शेयर्स इशू हो रहे हैं वो शेयर्स भी फुल्ली पेड होने चाहिए। तो दैट मींस एग्जिस्टिंग शेयर्स भी फुल्ली पेड होने चाहिए जिसके बदले बोनस शेयर्स इशू किया जा रहा है, और जो बोनस शेयर्स इशू होते हैं ये भी फुल्ली पेड होने चाहिए। तो अगर हमारे क्वेश्चन में बोनस शेयर्स का क्वेश्चन होता है, उसमें कोई शेयर फुल्ली पेड नहीं है, पार्टली पेड है, 10 रुपए का शेयर है मानो, लेकिन 8 रुपए पेड अप है, और क्वेश्चन बोनस शेयर्स की कहानी बना के कहता है आपसे कि आप एंट्री वगैरह करो, तो आपको अपने आप से पहले फुल्ली पेड करना पड़ेगा शेयर्स को, यानी 2 रुपए की फाइनल कॉल मंगवा के पहले शेयर्स को फुल्ली पे करना पड़ेगा, और उसके बाद ही फिर आप बोनस इशू कर सकते हैं। ठीक है। और इसके अलावा कोई और अगर कंडीशन सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफिकेशन द्वारा निकालती है तो वो भी इसमें फुलफिल करने पड़ेंगे। ठीक है। इसके अलावा सेक्शन 63 सबसेक्शन 3 में लिखा है कि भाई बोनस शेयर्स डिविडेंड के बदले नहीं इशू किए जा सकते। तो बोनस शेयर्स कैन नॉट बी इशूड इन ल्यू ऑफ डिविडेंड। अगली बात, बोनस वन अनाउंस कैन नॉट बी विड्रॉन। एक बार कंपनी ने बोनस ऑफिशियली अनाउंस कर दिया, उसके बाद कंपनी पीछे नहीं हट सकती भाई, फिर उन्हें बोनस शेयर्स इशू करने ही पड़ेंगे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट लीगल प्रोविजन होते हैं विद रिस्पेक्ट टू बोनस शेयर्स या बोनस इशू। अब मेन जो इस चैप्टर में हमें करना होता है, भाई हमारा सब्जेक्ट है अकाउंटिंग, तो हमें अकाउंटिंग आनी चाहिए बोनस इशू की। तो यहाँ पे हम 2 तरह के बोनस इशू की बात करते हैं बच्चों। पहला होता है इशू ऑफ फुल्ली पेड बोनस शेयर्स, जहां पे कंपनी नए बोनस शेयर्स इशू कर रही है एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को, तो यहां से ज्यादा चांसेस होते हैं क्वेश्चन आने के। लेकिन इसके अलावा एक और टाइप ऑफ बोनस इशू की बात की है, दैट इज कन्वर्टिंग पार्टली पेड अप शेयर्स इनटू फुल्ली पेड अप शेयर्स फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट, यानी कि कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि कंपनी क्या करे, कंपनी किसी पार्टली पेड शेयर को फुल्ली पेड कर दे बिना कॉल मंगवाए, अपने प्रॉफिट्स वगैरह को यूज करके ही कंपनी पार्टली पेड शेयर्स को फुल्ली पेड बना दे, है ना। तो वही बात है, अगर 10 रुपए का शेयर है, 8 रुपए पेड अप है, तो कंपनी ये कर सकती है कि 2 रुपए का जो फाइनल कॉल है वो शेयर होल्डर से मंगवाने की जगह खुद ही इसको फुल्ली पेड कर दे अपने प्रॉफिट्स को यूज करके। तो ये जो 2 रुपए का फाइनल कॉल जो फुल्ली पेड कर दिया बिना शेयर होल्डर से मंगवाए, एक प्रकार से फ्री ऑफ कॉस्ट कर लिया, ये बोनस एलिमेंट बन जाता है शेयर होल्डर्स के लिए। ठीक है, चलो। लेकिन प्रैक्टिकली जो हमें देखने को मिलता है वो ए वाला दिखता है, दैट इज इशू ऑफ फुल्ली पेड बोनस शेयर्स। तो पहले हम इसकी अकाउंटिंग की बात करते हैं इशू ऑफ फुल्ली पेड बोनस शेयर्स में। तो सबसे पहले जो हमें एंट्री करनी होती है वो बोनस को सैंक्शन या ड्यू करने की करनी होती है। अब यहां पे ध्यान से हमें एंट्री करनी है। एंट्री हो गई हमारे जो ऊपर मैंने सबसे पहले बोला था, जो सोर्सेज ऑफ बोनस शेयर्स होते हैं उसी में से हम लोग एंट्री करते हैं। सबसे पहले हम यूज करते हैं कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व, फिर हम यूज करते हैं सिक्योरिटीज प्रीमियम, और उसके बाद हम फ्री रिजर्व यूज करते हैं। ठीक है, हालांकि कानून में ऐसा कुछ नहीं लिखा कि इसी ऑर्डर में यूज करना है, लेकिन ये प्रैक्टिकली स्पीकिंग है। मैंने बोला सीआरआर का सिर्फ बोनस इशू का ही काम है और कोई काम नहीं होता। तो कोई भी कंपनी पहले जो अगर बोनस इशू करेगी तो अगर उसके पास सीआरआर पड़ा है तो सबसे पहले उसको यूटिलाइज करेगी। फिर हमने बोला सिक्योरिटीज प्रीमियम के भी लिमिटेड यूज होते हैं, ये भी फ्री रिजर्व नहीं होता, इसके भी 5 ही यूजेस होते हैं सेक्शन 52 में जो दिए गए हैं। तो कोई भी कंपनी फिर चाहेगी कि भाई जो रिस्ट्रिक्टिव रिजर्व्स हैं उनको पहले यूज करें, क्योंकि फ्री रिजर्व्स का तो कोई रिस्ट्रिक्शन है ही नहीं, फ्री रिजर्व्स को तो कैसे भी यूज कर सकती है। इसीलिए पहले नंबर पे कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व यूज करेंगे हम, दूसरे नंबर पे सिक्योरिटीज प्रीमियम यूज करेंगे, तीसरे नंबर पे हम लोग फ्री रिजर्व यूज करेंगे। अब वो फ्री रिजर्व हम किसी भी ऑर्डर में यूज कर सकते हैं। जैसे अगर क्वेश्चन में जनरल रिजर्व और पीएनएल दोनों दिया है तो आप चाहे तो पहले जनरल रिजर्व यूज कर लो और फिर पीएनएल यूज करो, नहीं तो आप पहले पीएनएल यूज कर लो फिर जनरल रिजर्व यूज कर लो। जनरली हमारे इंस्टीट्यूट जो है वो पहले प्रेफर करता है कि हम जनरल रिजर्व यूज करें, लेकिन इसके कोई नंबर नहीं होते, मतलब ऐसा कोई नियम नहीं है, कुछ नहीं है ऐसा, ना आईसीआई ने खुद बोला है।
तो आप अपने एग्जाम में कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन इंस्टीट्यूट जनरली पहले जनरल रिजर्व यूज करता है। तो फाइनली एंट्री होगी CRR डेबिट, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट, जनरल रिजर्व या कोई भी जो भी फ्री रिजर्व अकाउंट डेबिट, PNL अकाउंट डेबिट टू बोनस टू शेयर होल्डर्स, टू बोनस टू शेयर होल्डर्स। तो ये हो गई हमारी पहली एंट्री। दूसरी एंट्री होती है फिर हम फाइनली बोनस शेयर्स इशू कर देते हैं, उसकी एंट्री होती है बोनस टू शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अब रिसेंटली मेरे को एक स्टूडेंट ने डाउट भेजा था, कहीं से तो उन्होंने क्वेश्चन भेजा था, आई डोंट नो कि वो जेन्युइन क्वेश्चन था या खुद ही बनाया था, लेकिन एक कोई क्वेश्चन भेजा था कि भाई बोनस शेयर्स प्रीमियम पे शो है। तो बच्चों अगर आपके मन में भी ऐसा डाउट आता है कि बोनस शेयर्स अगर सर प्रीमियम पे शो है तो क्या एंट्री होगी, या यहाँ पे हम टू सिक्योरिटीज प्रीमियम नहीं कर सकते अगर बोनस शेयर्स प्रीमियम पे शो है, तो बच्चों ये टेक्निकली गलत डाउट है। बोनस शेयर्स प्रीमियम पे नहीं शो सकते, रीजन भी हम इशू एट पार, इशू एट प्रीमियम, इशू एट डिस्काउंट की जो बात करते हैं वो करते हैं इन टर्म्स ऑफ इशू प्राइस। हम फेस वैल्यू और इशू प्राइस को कंपेयर करके पार, इशू एट पार, प्रीमियम या डिस्काउंट की बात करते हैं। अब जब बोनस शेयर्स हो ही रहे इशू फ्री ऑफ कॉस्ट, तो यहाँ पे कोई इशू प्राइस है ही नहीं ना, इशू प्राइस तो एक प्रकार से फ्री हो गया। तो जब कोई इशू प्राइस ही नहीं है तो हाउ कैन देयर बी एन इशू एट पार और प्रीमियम और एट डिस्काउंट। तो आपके मन में कभी भी ये दुविधा नहीं आनी चाहिए कि सर प्रीमियम पे अगर इशू होगा तो यहाँ सिक्योरिटीज प्रीमियम भी आ सकता है क्या, क्योंकि ऐसा होगा ही नहीं। पॉइंट क्लियर हो गया। तो बोनस शेयर सिर्फ फुल्ली पेड जो होते हैं वो इशू होता है, दैट्स इट, आगे पीछे की कोई बात नहीं है। इसके अलावा मैंने आपको जैसे कि पहले भी बोला, अगर हमारे किसी क्वेश्चन में जो शेयर्स हैं, जो एग्जिस्टिंग शेयर्स है वो फुल्ली पेड नहीं है, तो वो हमें खुद से फुल्ली पेड करने पड़ेंगे। और फुल्ली पेड करने के लिए वही आपको फाइनल कॉल मंगवानी है। फाइनल कॉल की एंट्री मैंने यहाँ डिस्कस नहीं की, बिकॉज इशू ऑफ शेयर्स चैप्टर में आपको पता ही है कि कैसे करनी होती है, आप अच्छे से करते हो। शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। फाइनल कॉल में सिक्योरिटीज प्रीमियम हो सकता है, वहां कोई दिक्कत नहीं है। और फाइनली जब फाइनल कॉल मिल जाता है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल। तो ये एडिशनल एंट्री में पहले करनी पड़ सकती है अगर हमारा जो क्वेश्चन है उसमें एग्जिस्टिंग शेयर्स फुल्ली पेड नहीं है। तो क्वेश्चन बोले चाहे ना बोले आपको अपने आप करना पड़ेगा, बिकॉज लॉ के तहत बोनस शेयर्स तभी इशू हो सकते हैं जब एग्जिस्टिंग शेयर्स जो हमारे हैं वो फुल्ली पेड है। इस बात का ध्यान रखना, क्योंकि यहां बच्चे गलती कर सकते हैं। क्लियर हो गई? यस। अच्छा, अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको ध्यान रखनी है। पहली ये कि सेबी रेगुलेशंस के तहत कोई भी लिस्टेड कंपनी जो होती है वो सिक्योरिटीज प्रीमियम तभी यूटिलाइज कर सकती है बोनस इशू के लिए अगर वो सिक्योरिटीज प्रीमियम कैश में रियलाइज्ड है। अगर वो सिक्योरिटीज प्रीमियम कैश में रियलाइज्ड है। ठीक है, तो अगर हमारे क्वेश्चन में लिस्टेड कंपनीज होगी तो हमें देखना है कि भाई हम सिक्योरिटीज प्रीमियम अगर यूज कर रहे हैं बोनस इशू के लिए तो कैश में रियलाइज होना चाहिए। जनरली क्वेश्चन खुद ही बता देता है। ठीक है, हाउएवर देयर इज नो सच कंडीशन इन केस ऑफ अनलिस्टेड कंपनीज। तो बाकी अनलिस्टेड कंपनीज के लिए कोई भी ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, लेकिन क्योंकि लिस्टेड कंपनीज के केस में एडिशनली सेबी की रेगुलेशंस भी लगती हैं, इसलिए फिर हमें सेबी की रेगुलेशंस का भी पालन करना होता है। उसके तहत सिक्योरिटीज प्रीमियम तभी यूज करेंगे हम बोनस इशू के लिए अगर वो कैश में रियलाइज है। अगर नहीं है तो फिर हम यूज नहीं कर सकते। ठीक है, तो अब यहाँ पे रियलाइज इन कैश का मतलब क्या होता है कि ये हो सकता है कि कभी हमने शेयर्स इशू करे हो फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, वेंडर्स वगैरह को इशू करे हो, तो वहां पे भी आपको अच्छे से पता है, इशू ऑफ शेयर्स या डिबेंचर्स के चैप्टर में आप पढ़ चुके हो कि उस केस में भी शेयर्स प्रीमियम पे इशू हो सकते हैं। और इशू ऑफ कंसिडरेशन फॉर अदर देन कैश के केस में भी सिक्योरिटीज प्रीमियम हम लोग क्रेडिट करते हैं। तो अगर ऐसे केस का कोई सिक्योरिटीज प्रीमियम हमारे पास पड़ा हो तो हम यूज नहीं कर सकते सिक्योरिटीज प्रीमियम। कैश इशू ऑफ शेयर्स फॉर कैश के केस में ही जो सिक्योरिटीज प्रीमियम हमारे पास बना होगा उसी प्रीमियम का हम यूज कर सकते हैं। अगर क्वेश्चन साइलेंट है कि जो सिक्योरिटीज प्रीमियम है वो रियलाइज इन कैश है कि नहीं, वैसे मैं जनरली बता देता हूं, मोस्टली क्वेश्चंस में लिखा ही होता है, क्वेश्चन खुद ही बता देता है कि भाई सिक्योरिटीज प्रीमियम कैश में रियलाइज है। बट अगर वो क्वेश्चन साइलेंट है, खुदा ना खास्ता, तो हम अज्यूम कर लेंगे कि सिक्योरिटीज प्रीमियम इज रियलाइज इन कैश और इस अजम्पशन को लिख के आएंगे। याद रखना, अकाउंट्स के पेपर में चाहे फाउंडेशन में लिखो, चाहे आगे इंटर में लिखो, चाहे फाइनल में लिखो, हमेशा याद रखना अगर आपको कभी भी ऐसा लगे कि हमें एग्जाम में कोई अजम्पशन लेनी पड़ रही है, चाहे वो कितनी भी ऑब्वियस अजम्पशन हो, हमेशा बेटर होगा अपने आप को सेफगार्ड करने के लिए आप अजम्पशन लिख के आओ। इंस्टीट्यूट ही इंस्ट्रक्शन अपने क्वेश्चन पेपर पे लिखता भी है कि अगर आप कोई अजम्पशन ले रहे हैं तो इसको स्टेट जरूर करना। ठीक है, तो हम अज्यूम करेंगे सिक्योरिटीज प्रीमियम कैश में रियलाइज है, इस अजम्पशन को नोट कर लेंगे। अगर क्वेश्चन यही साइलेंट है इसी बात को लेके कि भाई कंपनी लिस्टेड है कि नहीं,
कंपनी पब्लिक कंपनी है, क्वेश्चन ने बोला एक्स वाई जेड लिमिटेड। अब एक्स वाई जेड लिमिटेड का मतलब क्या हुआ कि वही एक पब्लिक कंपनी है। अब पब्लिक कंपनी लिस्टेड भी हो सकती है, अनलिस्टेड भी हो सकती है। तो सर हमको क्या अज्यूम करना है, तो फिर हम अज्यूम कर लेंगे कि कंपनी जो है लिस्टेड है, और इस अजम्पशन को भी नोट कर लेंगे। बात समझ आ गई? तो जो भी इन शॉर्ट जो भी अजम्पशन हम ले रहे हैं एग्जाम में, किसी भी चैप्टर में, किसी भी क्वेश्चन में, वो लिख लेना है, बस बेटर ये होता है। ठीक है, अच्छा अगली जो सेकंड पॉइंट है वो और भी इंपॉर्टेंट है, और एटलीस्ट इक्वली इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये अक्सर हमारे एग्जाम के क्वेश्चन में होता है। कई बार क्वेश्चन जो आता है वो आता है बोनस इशू की एंट्री करनी है, आपने हंस हंस के बिल्कुल मजे मजे में एंट्री कर ली। उसके बाद क्वेश्चन आपसे कभी कभी पूरी बैलेंस शीट बनवाता है, नहीं तो नोट्स टू अकाउंट्स बनवाता है, शेयर कैपिटल का एक्सट्रैक्ट बनवाता है, कुछ बैलेंस शीट से रिलेटेड वो और एडिशनल रिक्वायरमेंट डाल देता है। तो उस केस में हमको शेयर कैपिटल का नोट्स टू अकाउंट्स बनाना पड़ता है। अब आपको अच्छे से पता है जब हम शेयर कैपिटल का नोट्स टू अकाउंट्स बनाते हैं उसमें हमें सबसे पहले ऑथराइज कैपिटल लिखना होता है, फिर इशूड एंड सब्सक्राइब कैपिटल लिखना होता है। अब कभी ऐसा हुआ कि एग्जिस्टिंग शेयर्स जो थे हमारे वो 1 लाख थे, और आफ्टर बोनस इशू जो हमारे टोटल नंबर ऑफ शेयर्स हो गए वो 1,10,000 हो गए, ऐसी फॉर एग्जांपल, यानी ऑथराइज कैपिटल से ज्यादा हो गए। तो इस केस में हमको ये नोट एक और डालना पड़ेगा कि हम ये मान रहे हैं कि ऑथराइज कैपिटल बढ़ाने के लिए नेसेसरी कंप्लायंस कंपनी ने कर लिया, जो भी नेसेसरी लीगल प्रोसेस है, रेजोल्यूशंस वगैरह है, वो सब हमने फुलफिल कर दिया है। उसके बाद ही हम बोनस इशू कर रहे हैं। इसका ये है इंटरप्रिटेशन, मतलब इसका ये फाइनल इंपैक्ट है कि एक तो इसका नोट डल जाएगा, और दूसरा जब हम शेयर कैपिटल का नोट बनाएंगे तो अब हम वहां पे ऑथराइज कैपिटल 1,10,000 लिखेंगे, ना कि 1 लाख। बच्चे अगर ये बात मिस कर देंगे तो बच्चे ही झोल करके आ जाएंगे कि ऑथराइज कैपिटल में 1 लाख शेयर्स डाल देंगे और इशूड कैपिटल में 1,10,000 शेयर्स डाल देंगे। आपको खुद पता है कि ऐसा हो नहीं सकता भाई, ऑथराइज कैपिटल तो मैक्सिमम लिमिट होती है, इशूड कैपिटल कैन नेवर बी मोर देन ऑथराइज कैपिटल। लेकिन अगर कभी ऐसा हो रहा है तो हमें अपने आप ये मानना है कि भाई ऑथराइज कैपिटल कंपनी ने बढ़ा दी, अकॉर्डिंगली क्वेश्चन की हमारी जो सोल्यूशन की बैलेंस शीट होगी उसमें हमें ऑथराइज कैपिटल बढ़ा के दिखाना पड़ेगा। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना। तो इफ आफ्टर बोनस इशू इशूड कैपिटल will be more than authorized capital, then first a resolution is passed to increase the authorized capital. In exam we have to give a note in this regard. तो एग्जाम में नोट डालना है, और बैलेंस शीट जब बनाएंगे तो वहां पे हमें ऑथराइज कैपिटल जो बढ़ गई है वो डालनी है, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट आपके कुछ अकाउंटिंग हो गई विद रिस्पेक्ट टू इशू ऑफ बोनस शेयर्स। अब दूसरी टाइप ऑफ जो बोनस इशू की जो हमारा चैप्टर बात करता है वो है कन्वर्टिंग पार्टली पेड शेयर्स इनटू फुल्ली पेड शेयर्स, दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट। वही ना, कन्वर्टिंग का मतलब ये हो गया कि हम फुल्ली पेड शेयर्स में कन्वर्ट कर रहे हैं बिना पैसे मंगवाए एक्चुअली। तो याद रखना जो ये वाला काम होता है जहां पे शेयर्स फुल्ली पेड में कन्वर्ट हो जाते हैं, ये सिर्फ फ्री रिजर्व से ही हो सकता है, ये फ्री रिजर्व से हो सकता है। तो यहां कोई सिक्योरिटीज पेमेंट नहीं यूज करना है, कोई कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व नहीं यूज करना है, सिंपल हो गया, फ्री रिजर्व के तौर पे हमें, मतलब फ्री रिजर्व की तरह इसको बस यूज करना है। और फ्री रिजर्व यूज करने का मतलब ये है कि पहले हमें क्या एंट्री करनी है, वही बोनस सैंक्शन करने की एंट्री करनी है, एंट्री हो जाएगी वही फ्री रिजर्व अकाउंट डेबिट टू बोनस टू शेयर होल्डर्स। वो फ्री रिजर्व आप कैसे भी यूज कर लो, मैंने पहले भी बोला हमारा इंस्टीट्यूट जनरली पहले जनरल रिजर्व यूज करता है, फिर पीएनएल यूज करता है, लेकिन वो क्लियरली बोलता है कि आप किसी भी ऑर्डर में यूज कर सकते हो। तो फ्री रिजर्व अकाउंट डेबिट टू बोनस टू शेयर होल्डर्स। उसके बाद हम फाइनल कॉल ड्यू की एंट्री दिखाएंगे, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। और तीसरी एंट्री बस जैसे हम नॉर्मली क्या करते हैं, फाइनल कॉल का पैसा मिलता है तो हम बैंक टू शेयर फाइनल कॉल करते हैं। अब यहां पे बैंक अकाउंट डेबिट करने की जगह जो ऊपर हमने बोनस टू शेयर होल्डर्स डेबिट कर रखा है उसको डेबिट कर देंगे, बैंक अकाउंट डेबिट नहीं होगा। तो बोनस टू शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। ठीक है, तो ये बस राउट कर रहे हैं हम, एंट्री को रूट कर रहे हैं इधर से उधर, बाकी बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड यहां पे एंट्री होती है। ठीक है, चलो अब जो सेकंड पार्ट है हमारे इस चैप्टर का है वो है विद रिस्पेक्ट टू राइट्स इशू। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल पार्ट है बच्चों, जो एग्जाम में राइट इशू के क्वेश्चन आते हैं वो 4 से 5 नंबर के आते हैं, दैट से ज्यादा कुछ आते नहीं तो बड़े ही क्वेश्चन में बस राइट इशू की एक जनरल एंट्री वो आपसे पूछवा लेता है और कुछ भी नहीं होता है इसमें। राइट, तो राइट इशू का मतलब क्या होता है, पहली बात तो राइट इशू अगेन एक इशू होता है टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स, जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को कुछ राइट दे देता है कि वो चाहे तो कंपनी के एडिशनल शेयर्स खरीद सकते हैं कंपनी से डायरेक्टली इन प्रोपोर्शन टू देयर एग्जिस्टिंग होल्डिंग।
ऑफ कोर्स विद इन अ फिक्स पीरियड ऑफ टाइम, टाइम दिया जाता है कि इतने टाइम के अंदर आपको अधिकार है कि आप कंपनी के, हमारे कंपनी के शेयर्स खरीद सकते हो डायरेक्टली। अब कोई भी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर ऐसा क्यों करना चाहेगा? कुछ तो कंपनी को लालच देना पड़ेगा। तो कंपनी उसके लिए क्या लालच देती है? वो राइट इशू जो करती है वो जनरली एट अ डिस्काउंट करती है। अब भोला बच्चा क्या, डिस्काउंट वर्ड सुनते ही लड़ने आ जाते कि सर आपने तो बताया है, हमने तो बचपन से पढ़ा है कि शेयर्स डिस्काउंट पे इशू नहीं हो सकते। तो बच्चों यहाँ डिस्काउंट का मतलब ये नहीं कि फेस वैल्यू से कम, यहाँ डिस्काउंट का मतलब होता है कि जो मार्केट में वैल्यू चल रही है, मार्केट में दाम चल रहा है शेयर्स का, उसके कंपैरिजन में सस्ते दामों में। कि मानो अगर कंपनी का शेयर प्राइस मार्केट में 1500 चल रहा है तो कंपनी ऑफर दे देती है आप हमारी शेयर्स 1200 रुपए में खरीद सकते हो। तब लालच आएगा भाई कि भाई अच्छा हम मार्केट से 1500 में खरीद सकते हैं, वही शेयर 1500 का शेयर हम डायरेक्टली कंपनी से सस्ते दाम में खरीद सकते हैं 1200 से या 1200 पे। तब एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को लालच आता। बात समझ में आ गई? तो प्राइस एट विच शेयर्स आर ऑफर्ड अंडर राइट इशू इज जनरली एट अ डिस्काउंट टू करेंट मार्केट प्राइस। इसलिए हम बोलते हैं सच प्राइस इज नॉर्मली लेस देन कम राइट प्राइस। ठीक है, तो कम राइट प्राइस का मतलब क्या होता है? एक होता है कम राइट प्राइस, एक होता है एक्स राइट प्राइस। कम राइट प्राइस मतलब राइट इशू से जस्ट पहले मार्केट में जो प्राइस चल रहा है ना। तो जब भी कोई कंपनी राइट इशू करती है तो कंपनी की रेपुटेशन बढ़ती है, इस वजह से उनके मार्केट में प्राइसेस बढ़ते हैं, तो इन्फ्लेटेड होती है प्राइस। इसको जस्ट पहले, जो राइट इशू से जस्ट पहले जो प्राइस होता है उसको कम राइट प्राइस बोलते हैं। एक बच्चे ने कमेंट सेक्शन में पूछा भी था कि सर हमको कम राइट और एक्स राइट का मतलब समझ नहीं आया, तो इसलिए उन बच्चा, अगर वो बच्चा वीडियो देख रहा है तो उसके लिए मैं स्पेशली समझा रहा हूं कि भाई कम राइट प्राइस का क्या मतलब होता है कि राइट इशू से जस्ट पहले जो कंपनी की मार्केट में दाम चल रहे, प्राइस चल रहे हैं, वो होती है कम राइट प्राइस। और वो इन्फ्लेटेड ही होती है, वो जनरली इन्फ्लेटेड होती है क्योंकि उस कंपनी की जो है राइट इशू की वजह से रेपुटेशन बड़ी होती है, और रेपुटेशन बढ़ने की वजह से मार्केट में प्राइस भी बड़ी होती है। बात समझ में आ रही है? और ये जो राइट इशू किया जाता है वो इस कम राइट प्राइस से सस्ते दामों पे होता है। क्लियर हो गया? अच्छा, अब सवाल आना चाहिए बल्कि हमारे मन में कि हमने बोला कि शेयर होल्डर को लालच देना है कि भाई आप एग्जिस्टिंग शेयर्स, मतलब हमारे शेयर्स कंपनी के खरीद लो। ऐसा कंपनी क्यों कर रही है? क्योंकि कंपनी के ऊपर एक बोझ है। बोझ कैसा है? लीगल बोझ है। क्योंकि सेक्शन 62 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 ने एक प्रोविजन डाल रखा है कि कोई भी कंपनी जो फ्रेश कैपिटल इशू करना चाहती है बाय इशू ऑफ न्यू शेयर्स, फर्दर शेयर्स इशू करके नए कैपिटल इशू करना चाहती है, तो ऐसी कंपनी को सबसे पहले जो शेयर्स हैं वो ऑफर करने पड़ते हैं टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स। समझ आ रही है? तो यहां ऐसे राइट इशू वर्ड नहीं है, लेकिन मतलब वही है। तो ताकि एग्जिस्टिंग शेयर्स हमारे शेयर्स खरीद लें, इसीलिए कंपनी थोड़ा लालच देने के लिए उनको सस्ते दामों पे ऑफर करती है। अब लॉ ऐसा क्यों बना हुआ है आपकी जानकारी के लिए है कि भाई छोटा मोटा ट्रू फॉल्स का क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। दिस इज टू प्रोटेक्ट देम अगेंस्ट डाइल्यूशन ऑफ कंट्रोल। है ना, मैंने अपनी डिटेल लेक्चर में वैसे बहुत डिटेल में ये सारी चीजें डिस्कस करी है कि भाई होता क्या है कि अगर कोई कंपनी नए शेयर्स इशू कर देगी और किसी बाहर वाले को कर देगी तो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स का जो कंट्रोल है वो थोड़ा कम हो जाता है। तो उसके अगेंस्ट प्रोटेक्ट करने के लिए कानून बना गया है कि भाई पहले आप ऑफर दे दो, पहले आप ऑप्शन दे दो एग्जिस्टिंग शेयर्स को, शेयर होल्डर्स को, कि वही आपके शेयर्स खरीद ले ताकि उनका कंट्रोल ना डाइल्यूट हो जाए। ठीक है, तो ये बातें वैसे मैंने सारी समझाई थी। इसके अलावा हमने वैसे डिटेल लेक्चर में एक्सेप्शंस भी कुछ डिस्कस किए थे कि भाई कंपनीज एक्ट में कुछ एक्सेप्शन है जहां पे कंपनी चाहे तो विदाउट एनी राइट इशू नए शेयर्स इशू कर सकती है, लेकिन दिस आर नॉट वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम, तो फिलहाल के लिए मैं इसको स्किप करूंगा। ठीक है, हम इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्चुअल पॉइंट पे फोकस करेंगे। अब नेक्स्ट होता है एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को राइट इशू का ऑफर मिल गया, उनको ऑफर मिल गया। अब क्या शेयर होल्डर को जबरदस्ती है कि उनको राइट इशू में सब्सक्राइब करना ही करना है, उन्हें शेयर्स खरीदने ही खरीदने हैं? नहीं, उनको राइट दिया है, उनको अधिकार दिया है, उनके ऊपर कोई बोझ नहीं है, उनके ऊपर कोई कंपल्शन नहीं है कि उनको लेना ही लेना है। तो कोई भी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर के पास दो ऑप्शन है, या तो राइट इशू के अंदर शेयर्स खरीद ले, नहीं तो उनके पास एक ऑप्शन और कभी कभी मिल जाता है उनको, वो चाहे तो इस अधिकार को, शेयर्स को नहीं, अधिकार जो उनको अधिकार मिला है शेयर्स खरीदने का सस्ते दामों पे, उस अधिकार को मार्केट में या किसी पर्सन को बेच सकते हैं। तो कोई भी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर चाहे तो अपने राइट को ट्रांसफर कर सकते हैं इन ओपन मार्केट या टू एनी स्पेसिफिक पर्सन, किसी को भी। राइट, इस प्रोसेस को बोला जाता है रिनाउंसिंग ऑफ राइट। क्लियर हो गया बात? यस। अब एग्जाम में हमारे पास क्या क्वेश्चन आते हैं? देखो, दो तरह के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आते हैं।
पहला क्वेश्चन जो ज्यादा आता है 4 to 5 मार्क्स में, उसमें आपको दो चीजें निकालनी होती है। क्वेश्चन वाला सारी जानकारी देता है, आपको सिर्फ वो पूछता है कि वैल्यू ऑफ राइट निकालो, और दूसरा एक्स राइट प्राइस निकालो। अब एक्स राइट प्राइस निकाल के ही हम वैल्यू ऑफ राइट निकाल पाते हैं। तो वैल्यू ऑफ राइट निकालने का सिंपल फॉर्मूला होता है कम राइट वैल्यू या कम राइट प्राइस ऑफ शेयर्स माइनस एक्स राइट वैल्यू ऑफ शेयर्स। कम राइट वैल्यू ऑफ शेयर्स का मतलब वही कम राइट प्राइस ही होता है जो जस्ट राइट इशू से जस्ट पहले मार्केट में प्राइस चल रहा होता है, और इसमें आपको ज्यादा टेंशन लेनी ही नहीं होती, बिकॉज ये क्वेश्चन में गिवन होता है, ये क्वेश्चन में गिवन होता है। जो मेहनत हमको करनी पड़ती है वो करनी पड़ती है टू कैलकुलेट एक्स राइट प्राइस। ये या तो क्वेश्चन खुद ही बोल देता है ये भी निकालो, तो आपको वैसे भी निकालना पड़ता है, नहीं तो आपको अगर खाली वैल्यू ऑफ राइट ही निकालना है तो आपको तब भी उस केस में कैलकुलेट करना पड़ता है। ठीक है, और ये थियोरेटिकली कैलकुलेट होता है, ये कोई एक्चुअल वैल्यू नहीं कैलकुलेट करते। एक्स राइट वैल्यू का मतलब क्या है? एक्स राइट प्राइस का मतलब कि राइट इशू खत्म हो गया, उसके बाद फिर मार्केट में क्या प्राइस हो गई कंपनी की, तो ये थियोरेटिकल प्राइस होती है। हम थियोरेटिकली सोचते हैं कि इतनी होनी चाहिए, एक्चुअली में इतनी होगी इसकी कोई गारंटी नहीं है। ठीक है, तो ये निकालने का बड़ा सिंपल फॉर्मूला होता है। सिंपल है, ट्रस्ट भी सिंपल है, क्योंकि कॉन्सेप्चुअली देख के थोड़ा डरावना लगता है, लेकिन जब क्वेश्चन में आप इसको अप्लाई करते हो तो ये सिंपल हो जाता है। तो न्यूमरेटर में लेना होता है हमें नंबर ऑफ राइट शेयर्स बिफोर राइट, नंबर ऑफ शेयर्स बिफोर राइट इनटू कम राइट प्राइस। यानी अगर राइट इशू से पहले नंबर ऑफ शेयर्स 200 चल रहे हैं और कम राइट प्राइस 10 रुपए है, तो 200 इंटू 10 प्लस राइट शेयर्स इंटू राइट इशू प्राइस, मतलब जितने भी 200 शेयर्स के बदले राइट शेयर्स ऑफर हो रहे हैं, मानो 50 हो रहे हैं, मैं ऐसी कोई भी रैंडम फिगर ले रहा हूं, और जो राइट इशू प्राइस है वो मैंने फॉर एग्जांपल कितना ले लिया, वो मैं ले लेता हूं 8 रुपए, तो ये राइट इशू प्राइस हो गया। दिस होल थिंग डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स बिफोर राइट प्लस राइट शेयर्स, मतलब वही नंबर ऑफ राइट शेयर्स बिफोर राइट मतलब 200 प्लस नंबर ऑफ राइट शेयर्स मतलब 50। इस फॉर्मूले को लगा के थ्योरेटिकली हम निकाल देते कि एक्स राइट प्राइस होनी कितनी चाहिए। मैं बार बार कह रहा हूं ये थ्योरेटिकल एक्स राइट प्राइस होती है, हम थ्योरेटिकली सोच रहे हैं, हम ये नहीं कह रहे कि सच्ची में इतनी ही होगी। बात समझना, नहीं तो बच्चे इसी में अटक के रह जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले एक्स राइट प्राइस निकाली, फिर हमने इसको इस फॉर्मूले में डाल दिया वैल्यू ऑफ राइट में, कम राइट प्राइस माइनस एक्स राइट प्राइस, तो आपका वैल्यू ऑफ राइट निकल जाता है। तो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन होता है, फ्री के 4 या 5 नंबर होते हैं, बस आपको एक छोटा सा फॉर्मूला ध्यान में रखना है। दूसरी बात जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन के लिए हमें ध्यान रखनी है, जो और भी आसान है, ये तो भगवान का आशीर्वाद है, वो है राइट इशू की जनरल एंट्री। तो इसमें कोई फैंसी हाई फाई कोई नई एंट्री नहीं होती, सिंपल इशू ऑफ शेयर्स फॉर कैश की एंट्री होती है। तो उसकी एंट्री क्या होती है? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, और अगर इशू प्रीमियम पे है टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, खत्म, दैट्स इट। आपको नंबर ऑफ राइट शेयर्स पता लग जाएगा, क्वेश्चन में राइट इशू प्राइस बता रखा होगा, फेस वैल्यू बता रखा होगा, बस ये एंट्री आपको पास करनी है, तो आपका काम चल जाता है। ठीक है, तो जनरली जो राइट इशू की जनरल एंट्री होती है वो बड़े क्वेश्चन में होती है। लास्ट प्रैक्टिकल क्वेश्चन हमने किया था स्टडी मटेरियल का, उसमें बड़ा क्वेश्चन था जिसमें बोनस इशू भी हो रहा था और साथ साथ राइट इशू भी हो रहा था। तो ऐसे बड़े क्वेश्चन में जहां बोनस इशू राइट इशू दोनों हो रहे हैं, इसमें आपको इस तरह की एंट्री करने की जरूरत पड़ सकती है। बस समझना नहीं। तो ये आपका बच्चों था पूरा बोनस एंड राइट इशू का चैप्टर, फुल कॉन्सेप्चुअल रिवीजन। दोबारा आपको बता देता हूं कि अगर आप डिटेल में इस चैप्टर को कवर करना चाहते हैं मेरे साथ, तो मेरे चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड है लेक्चर सारे, जो डिटेल लेक्चर है जिसमें सारे हमने कॉन्सेप्ट्स करे हैं प्लस स्टडी मटेरियल के क्वेश्चंस भी करें। तो अगर आपको रिवीजन वीडियो हेल्पफुल लगी बच्चों, तो सपोर्ट करना जरूर करना बच्चों। आपके सपोर्ट से बहुत मदद मिलती है, आपको अभी अंदाजा भी नहीं है लेकिन बहुत मदद मिलती है। वीडियो को बस लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना, अपने कमेंट्स डाल देना, जो भी आपको जैसा भी लगे आप कमेंट डाल देना। अगर आपकी कोई क्वेरी है आप क्वेरी भी डाल सकते हैं, नहीं तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे डायरेक्टली रीच आउट कर सकते हैं। मेरी इंस्टाग्राम आईडी है CA_Shilin, तो सीधा सीधा आप मेरी इंस्टाग्राम आईडी पे मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। बाकी अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी है, सपोर्ट आपका अच्छा रहता है, तो मैं डेफिनेटली कंटिन्यू करूंगा इस रिवीजन सीरीज से। अपना ख्याल रखिए, परिवार का ख्याल रखिए, हंसी खुशी रहिए, एक दूसरे की मदद करते रहिए और पॉजिटिव माइंडसेट से पढ़ाई करते रहिए। मिलते हैं हम बहुत जल्दी अगले लेक्चर में। इसके साथ साथ बच्चों RTP की वीडियो भी ऑलरेडी मेरे चैनल